देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। ये TV9 भारतवर्ष का वॉर रूम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं। भारतीय सेना की बड़ी डील वहां होने वाली है और अब से ठीक 2.5 घंटे बाद शुरू होने वाली बैठक में भारत और रूस के बीच कई बड़ी डील होने वाली हैं। भारत के इस कदम से चीन घबराया हुआ है और बातचीत का ऑफर दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, उसका अगला कदम क्या होने वाला है, वो आपको बताएंगे। डिप्लोमेटिकली क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, उससे आपको बाखबर करेंगे। चीन ने एक तरफ एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है और यह भी पहले किए गए करारों का उल्लंघन है। गलवान में मात खाने के बाद लगातार चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन वीडियोस के जरिए कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में दावा किया गया है कि तिब्बत में चीन की सेना के जवान वॉर ड्रिल कर रहे हैं और पहले ही चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स ने ही यह बताया था कि तिब्बत में 5 वॉर यूनिट्स बनाई गई हैं और जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स से संबंधित ये यूनिट्स हैं। और यह भी बताया था कि कैसे नाइट पैराशूट्स के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पैराट्रूपर्स को नाइट ड्रिल्स कराई जा रही हैं ताकि अगर रात के वक्त उनको पैराशूटिंग के जरिए किसी जगह पर ड्रॉप करना हो तो वो हो सके। और ये बताते हुए जाहिर है चीन इंटिमिडेट करना चाह रहा है। वो ये बता रहा है कि हमारी तैयारियां हैं। और जबकि 1996 में हिंदुस्तान और चीन के बीच जो करार हुआ था उसमें स्पष्ट कहा गया था कि दोनों तरफ वॉर ड्रिल्स को लेकर ऐसा नहीं किया जाएगा। सेना की जो प्रैक्टिसेस चलती हैं उसको लेकर कोई वीडियो जारी करते हुए दूसरे को इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं की जाएगी। एक दूसरे की कोई गोली या कोई मिसाइल गलती से भी दूसरी तरफ ना जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। जवानों की तैनाती 1500 से ज्यादा नहीं होगी LAC की एक तरफ एक जगह पर। ये तमाम करार थे, लेकिन चीन इस समय किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि अंदर से वो घबराया हुआ है। वो जानता है वो आइसोलेटेड है कोविड के चलते पहले ही, लेकिन उसके बावजूद उसकी ढिठाई देखिए। 我们的狙击步枪，它的有效射程也就是增加了难度。 और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि तिब्बत में ये 5 यूनिट्स एकदम रेडी हैं और इनकी ट्रेनिंग मुस्तकिल जारी है और किसी भी वक्त ये आदेश के इंतजार में है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो सैन्यकर्मी वो हैं जो पर्वतारोहण दल का हिस्सा होंगे, वो जो अभियान का हिस्सा होंगे, वो जो बचाव का हिस्सा होंगे, हर किसी की ट्रेनिंग यहां की जा रही है। तिब्बत से लिया गया ये वीडियो है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वीडियो के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये पहले भी बताया गया कि तिब्बत में 5 यूनिट्स हैं और उसके बाद ये दिखाया जा रहा है। क्या इनको वो करार याद है 1996 का, जिसमें यह तय हुआ था कि कभी भी प्रैक्टिस से रिलेटेड आर्मी ड्रिल्स क्या चल रही हैं, ये दूसरे अपने पड़ोसी को इंटिमिडेट करने के लिए कभी नहीं भेजा जाएगा? लेकिन निश्चित तौर पर करार तो इन्होंने कभी माना ही नहीं दिनेश। और ये वीडियो जो है ये साई ऑप्स का एक बहुत बड़ा जरिया है, ना सिर्फ भारत को दिखाने के लिए कि हम देखिए कितने सक्षम है, बल्कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी ये सेटिस्फाई करने के लिए कि भारत से अगर हमको कोई मुकाबला करना पड़े तो हम कितने तैयार हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये खुद घबराए, क्योंकि आदमी तभी इन चीज़ों को दिखाता है जब उसको लगता है कि वो अंदर से कमज़ोर है और उसको सामने वाले को ये दिखाना है कि उसके पास भी कई चीज़ें रेडी है। हम लगातार ये सीरीज देख रहे हैं साई ऑप्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दिनेश कि कई साई ऑप्स तो ऐसे हैं जो भारतीय सेना के एक्सरसाइज को देखकर बनाए गए हैं, हूबहू उसी की डुप्लीकेट कॉपी। जिस तरीके से चीन का सामान और माल डुप्लीकेट होता है या फिर कॉपी होता है, उसी तरीके के ये एक्सरसाइज का पार्ट भी मुझे याद है। एक्सरसाइजेस तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन इनको क्या ये मालूम है कि माउंटेन वॉरफेयर में हिंदुस्तान की सेना को नंबर 1 माना जाता है? ये इनको पता है दिनेश? ना सिर्फ माउंटेन वॉर के अंदर, बल्कि हमारे सैनिक जो हैं ज़्यादा एक्लिमेटाइज होते हैं। जब हम लद्दाख की बात करते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं जो 15,000 फीट 16,000 फीट के ऊपर है, हमारी डिप्लॉयमेंट पिछले 50 साल से है। चीन वहां पर कभी नहीं रहा। चीन आता था, पेट्रोलिंग करके अपने चला जाता, यानी या फिर अपने हेलीकॉप्टर की मदद से उल्लंघन करता और चला जाता। लेकिन चीन का डिप्लॉयमेंट कभी भी इन इलाकों में इतना नहीं रहा। हालांकि चीन ने एक सरप्राइज के तौर पर इंसर्ट जरूर किया अपने आप को, लेकिन सस्टेन करना एक इंपॉर्टेंट बात होता है। ये बताने की कोशिश क्या हो रही है?
एक तरफ ये वीडियोस, प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट के जरिए बताया था कि हम कहां पर 5 यूनिट्स तिब्बत में उन्होंने लगा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हम पूरे जो हमारा बॉर्डर है उसके अलोंग हम लोग जगह जगह पर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अमेरिका काम नहीं आएगा, रशिया काम नहीं आएगा। क्या ये तमाम की तमाम चीजें उसकी घबराहट इंडिकेट कर रही हैं? देखिए, ये तमाम चीज़ें ये घबराहट इंडिकेट कर रही है क्योंकि चीन जानता है कि सारे देश जो हैं लगभग वो चीन के खिलाफ है, और अगर ज़्यादा प्रेशर बना तो रशिया या दूसरे देश भी चीन के खिलाफ हो सकता है। तो चीन ये बेसिकली अपनी घबराहट भारत को बता रहा है, दुनिया को बता रहा है कि कोई काम नहीं आएगा, मैं अकेला खड़ा हूँ। लेकिन सच बात यह है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर काम करता है, क्योंकि जिस तरीके से खासतौर पर साउथ चाइना सी के अंदर 3 जो एयरक्राफ्ट कैरियर उतरने के बाद अमेरिका के चीन घबरा गया, जिस तरीके से भारत ने अग्रेसिव अपना तेवर दिखाए 15 तारीख के बाद, उसके बाद लगातार बातचीत की टेबल पर आग्रह कर रहा है चीन आने का। तो ये अपने आप में दिनेश समझा रहा है, चीन को बता रहा है कि चीन की घबराहट अब विजिबल होने लग गई है, अब दिखने लग गई, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस, उसकी डोमेस्टिक जो जनता है वो भी इस बात को कह रही है कि चीन ये क्या करने जा रहा है। क्योंकि लगातार भारत के साथ अगर थ्रेट परसेप्शन बनता है, अगर कन्फ्रंटेशन होता है, तो ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीन को नुकसान होगा, बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी चीन को नुकसान होगा, क्योंकि चीन के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है भारत। और यही वजह है कि चीन अब इन चीजों से घबराकर इस तरीके की साइऑप्स को भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिनेश, सुमित, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वैसे जुड़ने वाले कौन कौन हैं इंटायरली वो मैं आपको बता देता हूं, और ये भी बता दूंगा कि अभी किनसे हमारा संपर्क हो गया है। अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ देर में, पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल हमारे साथ होंगे, आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार साहब का मैं सबसे पहले रुख करूंगा। अशोक सज्जनहार साहब, क्या रूस में जो कुछ चल रहा है उस पर चाइना की निगाहें होंगी, और क्या इस तरीके से निगाहें होंगी? क्योंकि देखिए, पहले ही जो डिफेंस डील्स चाइना के साथ थी, रूस उसको पूरा कर चुका है। हमारी कई डील्स ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं, और साथ में यह भी देखना है कि अपने इमीडिएट नेबर को लेकर और अपने पुराने दोस्त को लेकर रशिया का रुख क्या होता है। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखा जा रहा होगा, और क्या मायने हैं इस समय की जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में रूस के? देखिए दिनेश, रूस में जो ये मॉस्को में जो परेड होने वाली है, विक्ट्री परेड होने वाली है, इसमें हमारे रक्षा मंत्री गए हैं, वहां पर सम्मिलित होंगे, और वहां से चीन का भी एक डेलीगेशन आएगा। तो ऐसा नहीं है जो केवल भारत का ही डेलीगेशन है, वहां पर चीन का भी डेलीगेशन आएगा। हमारी बातचीत होगी वहां पर, उनके रक्षा मंत्री से आज बातचीत होनी है। हम जो वहां से साज सामान लेते हैं, इसमें अब हमने कहा है जो हमारी जो मिग की रिक्वायरमेंट है, हमारी जो सुखोई एयरक्राफ्ट। सर, ये जो आपने बोला कि चीन भी पहुंच रहा है, ये तो जैसे हिंदुस्तान की जो ट्राई सर्विसेज का एक पूरा कंटिंजेंट वहां पर गया हुआ है, वो परेड में हिस्सा लेगा। इसी तरीके से परेड में, विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए चीन भी पहुंचा है। लेकिन ये तो स्पष्ट कर दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से कि हम चीन से वहां कोई साइड टॉक्स नहीं करेंगे। बात वहां होने वाली है रूस के साथ। लेकिन रूस को लेकर चीन क्या सोच रहा होगा, रूस खुद क्या सोच रहा होगा, और हिंदुस्तान रूस की तरफ किन निगाहों से देख रहा है इस वक्त? देखिए, रूस के हमारे, जैसे आपने स्वयं कहा, हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। अगर सोवियत संघ के समय से देखा जाए, 1971 में हमारी उनके साथ कैसी संधि हुई थी। सबसे ज़्यादा हम जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट है, सब वो हम रूस से ही पहले सोवियत संघ से लेते थे, अब रूस से लेते हैं। चाहे थोड़ा कम हुआ है, परंतु फिर भी करीब 60% के आसपास हमारा जो भी वहाँ से इक्विपमेंट आती है, सारी हमारी रूस से आती है। मिलिट्री इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट जो भी आती है वहीं से आती है, जो टैंक हैं। सर, मैं कुछ देर आपको रोक कर ये बता देता हूं, मेरे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता, जो कि इस समय लद्दाख में मौजूद हैं और वहां से हर एक इनपुट हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं जरा जल्दी से उनके पास होकर आ जाता हूं। रूस ने, माफ कीजिए, चाइना ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया है कि किस तरीके से तिब्बत में वहां की सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स, इनको कैसे देखा जा रहा है हिंदुस्तान में, अभिषेक? दिनेश, मैं इस समय लद्दाख में हूं। अभी लद्दाख में जो पीछे का पूरा नजारा देख रहे हैं, यहाँ लगातार भारतीय सेना का कॉम्बैट एयर पैट्रोल, जरा आप अपने कैमरामैन को बोलें कि वो दिखाएं पीछे, अभिषेक। चीन की आंखों में
बिल्कुल। देखिए पूरा आपको नज़ारा यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये जो आपको ऊंचाइयाँ दिख रही हैं, यहाँ पर जो मैं आपसे बात कह रहा था कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल भारतीय सेना का लगातार जारी है, उसकी एयर डोमिनेंस लगातार दिख रही है। हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, या फिर चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर हो, ट्रांसपोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर जो अपाचे है, ये लगातार यहाँ पर इनकी एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है। ग्राउंड पे बहुत सारा हमको मूवमेंट दिख रहा है। ग्राउंड पर आलम यह है कि जो दूसरी जो जिसे कहते हैं कि हम पीस लोकेशन, वहाँ से भी हम ये देख रहे हैं कि जो फॉर्मेशंस हैं वो आगे की ओर मूव कर रहे हैं लगातार। तो ये जो बिल्डअप भारत का हो रहा है, ये चीन की आंखों में चुभ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये बिल्डअप चीन की आंखों में चुभ रहा है, लेकिन उसको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। अभिषेक, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन पिनाक चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक साहब, आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि अब जापान भी भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। जापान ने भी चीन बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। जापान ने अपने एयरफोर्स को भी अलर्ट पर कर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी और एक्टिव कर दिया है। क्वाड जिसका जिक्र किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया, क्या ये क्वाड लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है ओपोनेंट्स की तरफ से चाइना के? ये बात हम समझेंगे पिनाक साहब से, लेकिन आपने देखा जापान ने भी अपने आप को गियर अप कर लिया है, अलर्ट मोड पर रख दिया है। तो क्या हम वाकई दो पालों में बटी हुई दुनिया की तरफ आगे देखने वाले हैं? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो इशारा था वो वाकई होने वाला है? ये एग्जैजरेटेड अजम्पशंस हैं? पिनाक चक्रवर्ती साहब, आपका ओपिनियन क्या है, और क्या आपको लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता हुआ मामला है, या उससे बहुत पहले कोविड से जूझता हुआ ये संसार इस मामले को एक जगह पर रोक लेगा? 3 की तो मैं उम्मीद नहीं करता, और कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये जो है ये पावर प्ले चल रहा है। सर, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी पूरी बात कीजिएगा। ये है वो खबर जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरीके से जापान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, मिसाइल्स को अपने रेडी कर लिया है, एयर डिफेंस सिस्टम को और एक्टिव कर लिया है। पिनाक चक्रवर्ती साहब प्लीज, आपको बीच में रोका, माफी चाहता हूं, अपनी बात पूरी करें। जापान और चाइना का जो झगड़ा चल रहा है वो सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर चल रहा है, इसीलिए, और जापान के लोकल काउंसिल ने सेनकाकू आइलैंड को अपना एक प्रीफेक्चर भी बना लिया है। इसमें चाइना बहुत भड़क गया है इससे, तो चाइना ने जापान को भी थ्रेटन कर दिया है, इसीलिए जापान अपने डिफेंसिव मेजर्स ले रहा है। जो भी तैनाती वो कर रहे हैं वो बेसिकली डिफेंसिव मेजर्स है। चाइना के जहाज सेनकाकू आइलैंड की तरफ शायद मंडरा रहे हैं उधर आसपास, तो ये वहां भी सिचुएशन खराब है। चाइना ने भी जापान को थ्रेटन कर दिया है। अब दुनिया भर को थ्रेटन करने से चाइना क्या समझ रहा है मुझे मालूम नहीं है। और इधर तिब्बत में जो वो प्रोपेगेंडा वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं, आपको याद होगा कि डोकलम के टाइम में भी यही वीडियोस उन्होंने चलाए थे कि भाई हम इतने तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तैयारी तो जरूर करते हैं, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, और वो वीडियो उन्होंने बना के जैसे एक डॉक्यूमेंट्री होता है वो चला रहे हैं। इसको तो सब हमारे जो जनरल्स वगैरह हैं सब जानते हैं ये क्या चीज है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है कि आप अपने जो दुश्मन है या भारत को डराने के लिए किए, पर भारत इससे डरने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, हमको मालूम है हमारी क्या मतलब शक्ति हमारी क्या है और उनकी क्या है। ये जायजा तो ले चुके हैं हम, इसीलिए हम लोग अपनी तैनाती कर रहे हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि अगर आप शांति चाहिए तो आप युद्ध के लिए तैयारी कर ले। ये मामला अभी वहीं पे है, उसी दौर पे, माइलस्टोन पे अभी हम लोग। तो पिनाक चक्रवर्ती जी ये कह रहे हैं कि ये चीन की कोई भी अदा इनमें से ऐसी नहीं है जो अनोखी हो, और दुनिया इसकी आदी हो चुकी है। कम से कम हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें कितने दांत दिखाने के हैं और कितने काटने वाले हैं। और अचल मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा जी, आप मौजूदा परिदृश्य को कैसे देख रहे हैं? और चीन ने जो इतने सारे फ्रंट्स एक साथ खोले हैं, वॉर स्ट्रेटजी में यह कहा जाता है कि कभी भी आप बहुत सारे फ्रंट्स इकट्ठे मत खोलिए। ऐसे में ये चाइना दिखाना चाह रहा है कि अब इस दुनिया का दादा मैं हूं, या यही उसके ऊपर बूमरैंग करेगा? देखिए, जैसे पिनाक्षी ने अभी जिक्र किया इस बारे में, ये हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो 15-16 जून की रात को जो हादसा हुआ उसके चलते हुए ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है।
और इस गंभीर परिस्थिति में चाइना अपनी तरफ से मसल फ्लेक्सिंग, साइकोलॉजिकल वार और जो भी हथकंडे हैं उसे अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस समय देखने वाली बात यह है कि परिस्थिति यहां से आगे कहां जाएगी। क्या हम युद्ध की दिशा में कदम उठा रहे हैं? कहने को तो ना भारत युद्ध चाहता है, ना चाइना युद्ध चाहता है, और शायद कोई भी तीसरी कंट्री भी नहीं चाहेगी कि ऐसे समय में दो शक्तियों के बीच में युद्ध हो, जिससे ना सिर्फ एशिया की स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व पे इसका पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल लिहाज से, आर्थिक दृष्टि से, हर लिहाज से इसका जो है असर पड़ने वाला है। युद्ध कोई चाहता नहीं है, लेकिन कोई खासतौर से भारत और चीन भी इस समय ये भी नहीं दिखाना चाहते कि अगर युद्ध हो जाता है तो हमारी तैयारी जो है वो कमजोर है। हमने भी जैसे ही ये 15-16 का हादसा हुआ उसके बाद हमने भी फुल स्केल मोबिलाइजेशन शुरू किया। हर फ्रंट पे हमने अपने उसको लगाया, एयरफोर्स को अलर्ट किया। ये सब जो चीजें हैं ये जरूरी हो जाती हैं सो दैट यू आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज। इसमें सरप्राइज एलिमेंट को हटाने की जरूरत होती। ऐसा नहीं हो कि कल चाइना ने जैसे आपको सरप्राइज दिया 15-16 जून की रात को, प्रोटोकॉल को तोड़ के उन्होंने हमारे जवानों को मारा, तो ऐसे ही कल को कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आप पूरी तरह से अपनी तरफ से तैयार रहें। चाइना भी यही दिखाना चाह रहा है। चाइना अगर इसको सरप्राइज कहा जाए डिप्लोमेटिक टर्म्स में तो ये अचल मल्होत्रा साहब ये सरप्राइज, ये धोखे तो हम न जाने कब से खा रहे हैं चीन से। अब सवाल यह है कि इस तरीके के नेबर के साथ जो कभी भी स्टेबल और भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता, उसके साथ डिप्लोमेसी भी किस हद तक काम करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मूल सवाल जिसको लेकर मैं अभी बात कर रहा था, आरपी सिंह साहब के पास मैं जाऊंगा उसके बाद, और मनीष झा मेरे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष, आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह साहब, ये इतने सारे फ्रंट्स इकट्ठे खोलना ये क्या दिखा रहा है? क्या चाइना ने अब वो वक्त आ गया है जब वो ये स्थापित करना चाहता है विश्व में कि इस विश्व में अब मेरी चलेगी, या असल में ये बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है जिसमें वो तमाम लोगों को प्रोवोक कर रहा है और कई फ्रंट्स खोल रहा है? देखिए, ये सिर्फ प्रोवोकेशन है और ये प्रोवोकेशन उनका काम करेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को पहुंचे हैं तब से चाइना बड़ा घबराया हुआ है और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम भारतवर्ष के साथ वार्तालाप चाहते हैं और वो मॉस्को के लिए भी वार्तालाप के लिए तैयार हैं और उसमें चाहते हैं वो कि रशिया भी शामिल हो। सर, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जो भरोसे का माहौल बनाए बातचीत के लिए? आरपी सिंह साहब, हमारी तो नीयत दिखाई देती है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो ये कहा जाए कि आप बात करना चाहते हैं और साथ में ये कर रहे हैं। ऐसा कोई भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया है, लेकिन वो सब टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये उनमें से एक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये किसी तरह से एक तरफ हो जाए और हम जो है अपना काम करते रहें। लेकिन उनको अब ये पता होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, वो 1962 वाला भारतवर्ष नहीं है सर। लेकिन जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि 1962 वाला अगर हिंदुस्तान नहीं, ये बात सच है और इसने हिंदुस्तान ने अपने तेवर से दिखा भी दिया है, तो चाइना भी अब 1962 वाला नहीं रहा। इसको लेकर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत चीन टक्कर पर अमेरिकन इंटेलिजेंस ने की तरफ से यह खबर आ रही है और यह बेहद बड़ी खबर है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के खुलासे से चीन दुनिया के सामने फिर से एक्सपोज हो रहा है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि चीन के सैनिकों ने भारत के जवानों पर हमला किया था। चीन के सैनिक पूरी साजिश के साथ आए थे, तय करके आए थे कि आज भारत के जवानों पर हमला बोलना है, और इस सब का मास्टरमाइंड था जनरल झाओ जोंग की, जो कि वॉर वेटरन है और फिर भी पीएलए ने उसे नहीं छोड़ा है। एलएसी पर हर साजिश का मास्टरमाइंड यही जनरल झाओ जांगी है, जिसकी उम्र तो हो चुकी है लेकिन अब भी उसको पीएलए ने रिटेन किया हुआ है, क्योंकि इस तरह की साजिशों वाली लड़ाइयों के लिए और यूं धोखे से वार करने के लिए वो जाना जाता है। और चीन की
तो वहां की स्ट्रैटेजी में धोखा, छल, प्रपंच शामिल है। लिहाजा झाओ जोंकी की अहमियत समझते हुए उसे रिटेन किया गया है और उस दिन 15 और 16 जून की दरमियानी रात में जब भारतीय सैनिकों पर, तब जबकि भारतीय सैनिक करार से बंधे हुए थे कि वो गोली नहीं चलाएंगे, तब उनके ऊपर हमला बोला गया और ये प्री प्लान था। ये अचानक हो गई कोई बात नहीं थी कि वहां पर टेंट था, उसको खाली करने के लिए, हटाने के लिए चीन के, भारत के सैनिक गए और उन्होंने समझाने की कोशिश की। बदले में एक तरीके की हाथापाई और बातचीत शुरू हुई और वो इस कदर बढ़ गई, ऐसा नहीं था। झाओ जोंकी ने ऐसा किया था और ये बाकायदे पहले से प्लान किया गया था। और हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जहर उगलती चीनी मीडिया को ट्रंप का बड़ा झटका, ट्रंप की तरफ से एक बड़ा झटका जहर उगलती चीनी मीडिया को मिला है। चीन के 4 मीडिया संगठनों को विदेशी राजनयिक मिशन का दर्जा जो है उसको समाप्त किया गया है। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ग्लोबल टाइम्स, सीसीटीवी, चाइना न्यूज, पीपल्स डेली को लेकर ये झटका, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का काम कर रहे हैं और ये वहां के माउथपीस के तरह काम करते हुए जो असल बातें हैं उनको छिपा रहे हैं और जिससे चाइना का हित सधता हो मौजूदा माहौल में, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चारों ही स्वतंत्र मीडिया संस्थान नहीं है, ये कहा गया है। हालांकि अमेरिका ने जो ये बात कही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो बाकी की पूरी दुनिया नहीं जानती है, लेकिन इसको फिर भी इस समय रीइटरेट किया जाना, रीइंफोर्स किया जाना भी अपने आप में अहमियत रखता है। मनीष झा, क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन के ग्लोबल टाइम्स, पीपुल्स डेली, सीसीटीवी और सीजीटीएन, इन चारों मीडिया संस्थानों को बजाय मीडिया संस्थान मानने के चीन की सरकार की स्टेट मशीनरी के तौर पर माना है और उसे कहा है कि ये विदेशी मिशन के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। और यह हकीकत भी है। मैं खुद आपको बताऊं दिनेश कि मैंने इन चारों मीडिया संस्थानों के बीजिंग स्थित हेडक्वार्टर का दौरा किया है। पीपुल्स डेली, अगर मैं आपको सिर्फ इसका उदाहरण दूं तो पीपुल्स डेली कम से कम 200-300 एकड़ जमीन पर इसका हेडक्वार्टर फैला हुआ है। वही हाल सीजीटीएन का है। सीजीटीएन में तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो बतौर एडिटर्स या एडिटोरियल मेंबर उनके ऑफिसेस हैं और वो रोजाना एडिटोरियल मीटिंग लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीपुल्स डेली ने चीन के राष्ट्रपति का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लेकर हजारों सेमिनार किए। उसको पूरी तरह से आप समझिए तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लेकिन मनीष झा, ये बात ऐसी कोई नई नवेली और अनोखी बात नहीं है जिसको दुनिया नहीं जानती। सीक्रेटिव है चीन, अपनी बातें बाहर नहीं आने देता, दुराव करता है, छिपाव करता है और इस तरीके से पूरी दुनिया के लिए खतरा बना है। ये तो पूरी दुनिया जानती ही है। अमेरिका ने इसको इस वक्त दोहरा कर क्या इशारा किया है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल किया और इसका जवाब मैं आपको दे दूं कि अगर आप पिछले 24 घंटे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान और उसके उठाए हुए कदमों को अगर आप देखें तो दरअसल ये कंसोलिडेटेड एफर्ट है। यूरोप और बाकी देशों को अमेरिका साथ लाना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि जिस चीन को आप जानते हैं उसकी हकीकत क्या है। और वो चीन डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो चीन यूरोपियन और वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ के खिलाफ है और इस चीन का सबको मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय ये खबर बहुत अहम है और ये मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, आपके पास आता हूं। चीन पर अमेरिका की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो एक बार फिर से बता दें कि भारत के जवानों पर चीन का हमला सोची समझी साजिश थी। ये चीन पर अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। जनरल झाओ जोंकी, ये है वो वॉर वेटरन जिसको इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। चीनी सेना ने अपने मारे गए सैनिकों की खबर देश और दुनिया से छिपाई। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जो अब दुनिया नहीं जान रही है। जनरल झाओ जोंकी, ये नाम जरूर दुनिया के सामने पहली बार आ रहा है। जनरल झाओ जोंकी भारत को आसपास उलझाकर अमेरिका से दूर करना चाहता था। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता ओपिनियन हिंदुस्तान का नजर आ रहा था, उसको कतई हजम नहीं हो रहा था। चीन ने गलवान घाटी के पास काफी हथियार जमा किए हैं, यह खुलासा भी किया गया है। मतलब इसने लगातार एक के बाद एक हिंदुस्तान से किए गए करारों का उल्लंघन किया है। 15 जून को चीनी सैनिकों ने भारत पर धोखे से हमला किया था और यह धोखा प्री प्लान था। चीन ने अपने देश में सोशल मीडिया पर भी खबर को सेंसर किया। अपने यहां पर सोशल मीडिया में भी लोगों को यह कहा कि आप इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन मत डालिएगा। 15 जून के बाद चीनी मीडिया ने भारत पर हमला तेज कर दिया था। 15 जून के बाद
चीनी मीडिया ने उल्टे हिंदुस्तान को, उल्टा चोर कोतवाल को लेकर बातें कहना शुरू हो गया था और चीनी विदेश मंत्रालय ने पूरी झड़प का जिम्मा भारत पर डाल दिया और यह कहा कि वो हमारी टेरिटरी में आ गए और इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। और ऐसे मुश्किल हालात में अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। हालांकि यह कहा जा रहा है, और इसको लेकर मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा, ये जो आखिरी लाइन है कि इन हालात में अमेरिका हिंदुस्तान के साथ पूरी तरह खड़ा हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। अशोक सज्जनहार साहब, ये क्या इंडिकेट कर रहा है और हिंदुस्तान को किस तरीके के एंथुसियाज्म या कॉशन के साथ ट्रेड करना चाहिए इन बातों में? नहीं, देखिए, इसको बिल्कुल डेफिनेटली वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जो भी बाहर का हमें सपोर्ट मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और भी जो देश हैं, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप के कोई और देश हो जो भारत के हित में बोलें, तो यकीनन हमको ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए दिनेश जी, जो वो अगर कल जंग होती है, लड़ाई होती है भारत और चीन के बीच में, जैसे कहा गया है, मैं भी नहीं मानता हूं जो लड़ाई होगी या होने वाली है या अभी ऐसे आसार दिख रहे हैं, परंतु कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर लड़ाई होती है तो इसका मुकाबला भारत को स्वयं करना पड़ेगा, परंतु दबाव के लिए ये वाले जो सेंटिमेंट्स आते हैं, ये जो वहां से वक्तव्य आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको उनको वेलकम करना चाहिए। सर, इसी बात को लेकर सुरेश गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश गोयल साहब, क्या ये टाइट रोप वॉक है? क्या ये एक बहुत मुश्किल काम है ये बैलेंस बिठाना कि एक तरफ आप अपने बाइलैटरल इशू को बाइलैटरल भी आपको बनाए रखना है, उसमें कोई तीसरा हद से ज्यादा दखलंदाज ना हो जाए, ये भी देखना है, और साथ में जो सपोर्ट आ रहा है उसको भी आने देना है। क्या ये मुश्किल काम है? जी, मुश्किल काम तो जरूर है। मनीष, मैं थोड़ी सी एक दो चीजें और भी बोलना चाहूंगा। पहले बड़ी छोटी सी प्लीज। आपने जनरल चाव का जिक्र किया। जनरल चाव ये वो जनरल हैं जो डोकलाम के टाइम पर भी वो वहां पर जो जमावड़ा हुआ था उसके इंचार्ज थे, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में ये सीधे शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये कहना कि खाली मिलिट्री लेवल पर ये हरकत हो रही है गलत है। इसके लिए ऊपर तक की प्लानिंग ये साफ जाहिर हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि यूएसए ने जो 4 मीडिया ऑफिस बंद किए हैं, उसका साफ मतलब ये है कि चाइना के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, और ये दबाव जो बढ़ता जा रहा है ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका जो सवाल है कि टाइट रोप वॉक, ये बशर्ते टाइट रोप वॉक है, लेकिन अगर हम इसको डिप्लोमेटिकली, बड़े स्किलफुली, बड़ी समझ के साथ में खेलें तो इसमें हमारा फायदा भी हो सकता है, हमारे साथ भी लोग मिल सकते हैं। सर, ये किस तरफ आपका इशारा है कि अगर हम मौजूदा माहौल को अपने फेवर में टर्न कर लें तो यही हमारे लिए एक मौका हो सकता है? क्या हो सकता है इसमें जो हम अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं? मैं आपके पास आऊंगा, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर, ये जो बात आई जनरल झाओ जोंकी, जिसने अगर ये पहले से प्लान किया कि किस तरीके से चाइना के सैनिक हिंदुस्तान के सैनिकों पर, तब जबकि वो करार से बंधे हुए होंगे, अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब उन पर एक तरीके से पाषाण युगीन हथियारों के साथ हमला कर देंगे, और इस पर भारत जब रिटेलिएट करेगा, बदले में उनको भी मारेगा पीटेगा, तब ये कहा जाएगा कि आपने वो किया जो असल में आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आप हमारी धरती पर आ गए थे। और इधर गलवान घाटी और इधर पेंगोंग त्सो झील, क्या इधर भी वो एक तरीके की रणनीति अपना रहा है? इधर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आसपास तनाव बनाते हुए क्या उसने पेंगोंग त्सो को एक तरीके से वहां अपना बिल्डअप और बढ़ा लिया है? ये हैं वो सैटेलाइट इमेजेस जिनको मैं अब आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की तरफ का इलाका है एलएसी में, और उधर जो आप देख रहे हैं वो चाइना की तरफ का इलाका है, और ये जो आपको नीली लकीर दिखाई दे रही है, और ये इस ग्रे इलाके के बीच में ये नीली लकीर, ये है असल में पेंगोंग त्सो झील, जो कि इधर करीब 45 किलोमीटर हिंदुस्तान की तरफ है और उधर करीब 90 किलोमीटर ये चाइना की तरफ है, और इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, और इसका अगर आप देखें सबसे चौड़ा किनारा अगर आप उसको मापें तो ये 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये है इसका नॉर्दर्न बैंक और ये है इसका सदर्न बैंक। अब आप देखिए होता क्या है यहां पर, अगली तस्वीर जो कि इसको और बड़ा करके आपको दिखाएगी, और जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये जिस फिंगर का जिक्र किया जा रहा है, फिंगर नंबर 1 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक, फिंगर नंबर 1, 2, 3, 4 फिंगर, सबसे पहले ये समझ लें कि पहाड़ी का निचला हिस्सा जो जाकर यूं उंगलियों की तरह फैला होता है सतह पर, और उसके बाद अंदर झील की तरफ भी, उसको कहते हैं फिंगर। तो फिंगर इस तरीके का जो पहला उभार है झील की तरफ जाता हुआ, उसको फिंगर नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4, ये देखिए आप, ये है फिंगर नंबर 1, ये है 2,
3 और 4, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं फिंगर्स, ये है असल में हिंदुस्तान की तरफ की फिंगर्स, हिंदुस्तान की तरफ का इलाका। असल में है तो ये भी पूरा का पूरा अक्साई चीन से लेकर उसने हड़पा हुआ है, तो यहां पर है तो पूरी भारत की ही जमीन, लेकिन एलएसी के हिसाब से अगर आप देखें तो फिर उसके बाद फिंगर नंबर 4 से लेकर ये है 4, ये 5, 6, 7, 8, ये जो इलाका है ये डिस्प्यूटेड है, ये भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूटेड इलाका है, लेकिन यहां पर पेट्रोलिंग हुआ करती है दोनों ही तरफ से। फिंगर नंबर 4 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक हिंदुस्तान की सेनाएं बोट के जरिए या फिर यहां जमीन से ही मार्च करते हुए जाकर पेट्रोल करती हैं और वापस आ जाती हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। वो जो आपको दिखाई दे रहा है श्रीजेप 1 और श्रीजेप 2 पॉइंट्स, वहां से सेना ने यहां पर अपनी टुकड़ियों को आगे भेजा है, और ये जो फिंगर नंबर 8 से लेकर फिंगर नंबर 4 तक का इलाका है, सबसे पहले 1999 में जब भारत करगिल युद्ध में लगा हुआ था, तब ध्यान बटा होने का फायदा उठाते हुए उसने सबसे पहले 8 से लेकर 4 तक कच्ची रोड बनाई, और उसके बाद अब यह बताया जा रहा है कि उसने उसका डामरीकरण भी कर दिया है, ऊपर से उसने डामर तारकोल भी बिछा दिया है। अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि यहां पर, क्योंकि यहां पर आप देखें, यहां पर ये बेस और ये पोस्ट, ये आईटीबीपी की पोस्ट है हिंदुस्तान की, ये उसका बेस है, और यहां से उसने अपनी टुकड़ियों को आगे भेजा। उन्होंने जाकर यहां पर, जबकि जनरली यहां पर कोई ना तो हिंदुस्तान की तरफ से ना ही चाइना की तरफ से डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन यहां पर न सिर्फ उन्होंने अपनी पोस्ट बनाई, बल्कि ये जो हाइट्स हैं, ये करीब 1400-1500 फीट की जो हाइट है, उसके भी ऊपर, क्योंकि ये पैंगोंग त्सो ये 1400 फीट की ऊंचाई पर है, और ऊपर ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसकी तरफ वो चले गए हैं। ऊपर जाकर भी उन्होंने अपने तंबू गाड़ लिए हैं, और वहां पे भी उनके सैनिक मौजूद हैं। ये शायद इसलिए किया गया है कि अगर आने वाले दिनों में ये तनाव बढ़ता है और हिंदुस्तान की सेना इधर से आती है, तो उनके पास ऑल्टीट्यूड एडवांटेज हो, ऊंचाई में रहने का फायदा हो। और इस तरीके से इस इलाके को भी उसने, क्योंकि गलवान में पहले उसने भारत को उलझाया उधर, और इधर उसने धीरे धीरे, क्योंकि उसकी ये नीति है क्रीप फॉरवर्ड, धीरे धीरे, जैसे कोई कीड़ा धीरे धीरे पैरों से आगे बढ़ता है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए दूसरे की जमीन को कब्जाते जाओ। और जब कभी तनाव की स्थिति बने तो यह बताओ कि जो सामने वाला है वो हमारी जमीन पर आ गया था। अब इस बात को जरा हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं और समझते हैं। ये जो बात है सुरेश गोयल साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ में ये भी समझाइएगा, ये निबल एंड नेगोशिएट और क्रीप फॉरवर्ड, इसको तो हिंदुस्तान बहुत पहले से जानता है। वो ये जनरल हों या इनके पहले के कोई हों, वो धोखेबाज है। ये हिंदुस्तान के लिए नई बात नहीं है। हमने क्या मेजर्स लिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, ये जो आपने बताया कि जो चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक, निबलिंग टैक्टिक्स, ये 40-50 साल से चली आ रही हैं। जब 1975 में जब हमने दोबारा से बातचीत का, एक्चुअली उससे पहले शुरू होने का निशान मिले कि वो हमसे दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, तब हमको ये समझ में नहीं आया कि उनके लिए बातचीत खाली एक ढाल है जिसके पीछे वो अपना धीरे धीरे निबलिंग टैक्टिक्स चालू रखेंगे। ये अब ये धीरे धीरे हमको समझ में आ गया है, खास तौर पर तब जबकि हमारे काफी बार बोलने कोशिश करने के बावजूद भी जब वो एलएसी को एक डेफिनेट जो शेप देनी चाहिए कि कहाँ पर लोकेटेड है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जब उसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो साफ जाहिर है कि उनका इरादा यह है कि वो एलएसी को डिफाइन किए बिना जितनी जमीन हथिया सकते हैं हथिया लें। तो उनका ये इरादा साफ जाहिर है। हम जो है बातचीत में विश्वास करते रहते हैं। एक बात मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तमाम राजनयिकों से, मेरी फॉर्मर डिप्लोमेट से मेरी बात हो रही है, पिनाक चक्रवर्ती साहब के पास इस बात को लेकर मैं जाऊंगा। एस जयशंकर साहब भारत के राजदूत के तौर पर चीन में रहने का अनुभव उनके पास है, और इस समय जबकि हम चीन के साथ डील कर रहे हैं और चीन अपने तमाम पैतरे दिखा रहा है, पिनाक चक्रवर्ती साहब, इस बात का जयशंकर साहब के वहां के समृद्ध अनुभव का कितना फायदा इस समय भारत को होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। जयशंकर जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो मेरे बैचमेट हैं, और उनसे बढ़िया मतलब चीन के ऊपर जानकार है, कई लोग हैं चीन पे जानकार, पर वो उनका एकदम फ्रेश जो है अनुभव है उसमें, क्योंकि वो वहां एम्बेसडर रह चुके थे, बाकी लोग भी थे, तो अनुभव तो है, सबका है, वहां पे है। और फिर थोड़े डिफरेंसेस भी होते हैं कि भाई कैसे डील करना चाहिए चीन के साथ।
वो बात तो थी। पर एक बात मैं समझा दूं, जो हमारे मित्र और मेरे दोस्त सुरेश गोयल जी कह रहे थे एम्बेसडर साहब, कि ये जो सलामी और निबलिंग जो है ये तो बहुत सालों से चल रहा है और ये हमें पता है, हमें मालूम है। पर हमारी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि पुरानी नीतियां जो थी उसके तहत हम लोग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते थे, क्योंकि हमारी यही नीति थी कि बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, सिर्फ आप पेट्रोलिंग करिए और देखिए कि क्या हो रहा है। तो उसका एडवांटेज चीन ने बहुत उठा लिया है, उन्होंने अपने तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी बॉर्डर पहुंच सकते हैं और निबलिंग और सलामी में उनको ये फायदा मिला है। लेकिन क्या हाल के दिनों में जो ये तब्दीलियां आई हैं सर, पहले जो कहा जा रहा था कि पहले तो ध्यान ही नहीं दिया गया, उसके बाद बॉर्डर के अलोंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसमें खासतौर से रोड्स के मामले में 230 किलोमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से काम चल रहा था 2014 से पहले, और उसके बाद अब जो है रफ्तार करीब 500 किलोमीटर। ये क्या ये खबर हिंदुस्तान के लिए तो सीना चौड़ा करने वाली है, लेकिन क्या चीन इससे भी बहुत बरगलाया होगा, परेशान हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है इसी, क्योंकि पहले उन्होंने सोच रखा था कि हमारी तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो इत्मीनान थे कि हम जब भी कुछ कर सकते हैं करते रहेंगे, और भारत तो यहाँ आते आते उनको टाइम लग जाएगा, जब तक हम जमीन पे बैठ जाएंगे, हड़प लेंगे। मेरे ख्याल में कुछ ऐसी बात सैंगपो में भी हुआ है, पैंगसो में, कि क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे आगे आए, मेरे ख्याल में वो समर एक्सरसाइज करते थे वहां पे और वो आए, पर इस बार समर एक्सरसाइज करने के बाद वो वापस नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सारा प्री प्लान कर रखा था। गलवान घाटी में हम लोगों को उलझाकर उन्होंने यहाँ पे सारे घाटी अपनी जो टेंट वेंट लगाना जो आपने समझाया अभी फिंगर्स पे, वो लगा दिया है। तो अब वो कहेंगे कि हम यहाँ रहेंगे परमानेंटली, यानी जो जमीन तो हम लोग दोनों पेट्रोल करते थे जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, अब वो कहते हैं कि ये हम यहाँ रहेंगे। अब हमारे ऊपर ऑप्शंस क्या है, या तो हम उनको धकेल के बाहर भेजें या बातचीत के साथ उनको बोले स्टेटस को एंटी, जो हमने बोला है कि भाई स्टेटस को एंटी जो अप्रैल में था आपके आने से पहले उसको रेस्टोर कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले तो शांति थी, तो अब अशांति इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया। बस ये बात हम उनको कह रहे हैं, कल भी शायद सारा दिन बातचीत हुई है मिलिट्री लेवल पे। सर मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, हिंदुस्तान की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया आई कि इट इज द क्लेम ऑफ चाइना इज एग्जेजरेटेड एंड नॉट टेनेबल, ये सीधे सीधे ये कहना है कि इट इज अ फॉल्स क्लेम दैट चाइना इज मेकिंग, और दूसरा इस लैंग्वेज में कहना जो कहा गया, इसके मायने क्या है? जल्दी से पिनाक साहब। देखिए हम क्लियरली कह रहे हैं कि दैट वी रिजेक्ट देयर क्लेम, हम नहीं मानते कि वो यहाँ पे थे। देखिए एलएसी का जो लाइन है वो डिस्प्यूटेड तो है, वो तो सबको मालूम है। वो कहते हैं लाइन यहाँ है, हम कहते हैं लाइन यहाँ है, और हम लोग अपना पेट्रोलिंग करते हैं दिखाने के लिए कि नहीं हम अपनी लाइन तक जाएंगे, वो कहते हैं नहीं हम अपनी लाइन तक जाएंगे। तो ये चलता रहा है बहुत सालों से। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी जो क्लेम्स है वो एग्जैजरेटेड है और अनटेनेबल है, क्योंकि उसका कोई ठोस सबूत न तो उनके पास है और उसकी कोई फंडामेंटल कोई एग्रीमेंट भी नहीं है कि हाँ हम मान लिए हैं कि आप इस पे ये जमीन आपका है, और ना ही उन्होंने माना है। सर एक और बात बड़ी अहम, और ये जानकारी जरा चलते हैं और मनीष झा के पास चलते हैं, मनीष झा से जरा ये जानकारी लेते हैं। मनीष जरा ये समझाइए, पहले लग रहा था कि शायद वायरस जो है वो उसका जो जूनोटिक ट्रांसफर हुआ कि जानवरों से वो लोगों में आया और लोगों को इन्फेक्ट करने लगा, पहले इस बारे में खबर चाइना ने ये दी कि ये जो है आदमियों से आदमियों में नहीं फैल रहा है, ये संक्रामक नहीं है, और उसने जो कहा वो WHO ने दुनिया को बताया। ये जो बात दिखाई दी, तब तक ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कोई ऐसी नई चीज हो जिससे खुद ही चाइना ग्रैपल कर रहा हो। कुछ एक बातें आज समझ में आती हैं, कुछ 4 दिन बाद समझ में आती हैं, इसलिए ये इंफॉर्मेशन बदलती जा रही है। लेकिन वायरस के बाद जो हमने उसका रवैया देखा, पहले वायरस पूरी दुनिया में फैलाओ, जब पूरी दुनिया उससे जूझने में लग जाए, उसके बाद तमाम जगहों पर जहां हम पहले असर्ट कर रहे थे वहां मसल फ्लेक्सिंग करें। क्या ये बात ये दिखाती है मनीष कि ये स्क्रिप्टेड स्टोरी है, और वायरस भी ऐसा लगता है कि इस पूरी कहानी के कुछ सफ़े हैं जो वायरस ने लिखे हैं, अब कुछ सफ़े हैं जो वहां की मिलिट्री और वहां के इस तरह के जनरल लिखने में लगे हुए हैं, और एक बड़ा पॉलिटिकल एम्बिशन है चाइना का जो असल में पूरे जो इसकी लार्जर पिक्चर है?
जी हाँ, बिल्कुल लार्जर पिक्चर यही है। और कोरोना वायरस से लेकर अब तक जो चीन का रवैया है या फिर चीन आगे की जो प्लानिंग है, तो लार्जर पिक्चर यही है कि चीन ने बीते कई दशकों में जो अपनी तैयारी की थी, उस तैयारी के साथ अब चीन विश्व पटल पर नंबर 1 पोजीशन के लिए दावेदारी ठोकने जा रहा है। और मैं शुरू से कहता हूं कि भारत चीन सीमा पर जो हुआ वो लोकल इंसिडेंट नहीं है, और इस बात को भारत और अमेरिका और कुछ देश बखूबी समझ रहे हैं। और यही वजह है कि सारी पोजीशनिंग उसी हिसाब से हो रही है। सारी पोजीशनिंग अगर उस हिसाब से हो रही है तो मैं इसको लेकर अशोक सज्जनहार साहब के पास जाना चाहूंगा। अशोक सज्जनहार साहब, इसमें जल्दी से मुझे यह समझाइए कि क्या वो वक्त जब एक मुल्क अपने आप को असर्ट करता है दुनिया में नंबर 1 की हैसियत से, क्या उसके लिए आइडियल टाइम चीन के पास आ गया है? क्या उसने जो कहा जा रहा है कि $5 ट्रिलियन उसने कर्ज के तौर पर 150 से ज्यादा देशों को दिए हुए हैं, ट्रेड के मामले में ज्यादातर जगहों पर वो घुसपैठ अपनी बना चुका है और वहां से वो लगभग इर्रिवर्सिबल हो गया है कि उसको आप हटा नहीं सकते। क्या ऐसा कर लेने के बाद, और ये वायरस से पूरी दुनिया जब जूझ रही है तो पहले ही कदरन कमजोर पड़े हुए हैं मुल्क, वहां तो उतना फैलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वहां जो नुकसान हुआ है वायरस से वो बहुत कम है, क्या ये दिखा रहा है कि उसको ये टाइम लग रहा है कि नाउ इज द टाइम फॉर चाइना टू असर्ट एज नंबर 1 ऑफ दिस ग्लोब? जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, आपसे और मनीष झा से पूरी तरह मैं सहमत हूं। मेरे विचार से चीन ने ये अपना मन में ठान ली है, जो और पूरे जो दुनिया के देश हैं वो तो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था है वो भी एकदम तहस नहस हो गई है, तो उनके पास ना तो कोई शक्ति है ना वो कुछ कर सकते हैं। वैसे भी सभी देश जो हैं सभी छोटे छोटे देश हैं। अशोक सज्जनहार साहब, और अगर आपके जैसा एक्सपर्ट भी इस बात पर मोहर लगा रहा है तो ये बेहद बड़ी बन जाती है बात। और एक बड़ी खबर आप सबको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर है ये, दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि चीन दूतावास के बाहर साइन बोर्ड पर किसी ने चीन गद्दार के पोस्टर लगा दिए हैं, लेकिन पुलिस ने फिर वहां पहुंचकर जब देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या पहले चीन गद्दार जैसा कोई पोस्टर चाइनीज एम्बेसी के पास लगाया गया था, क्या चीन गद्दार ये आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये पोस्टर वाकई वहां लगा था क्या, और लगा था तो लगाने वाले कौन थे और किसकी शरारत ये हो सकती है, या यहां पर असल में जिस तरह के इमोशन है उसका इजहार किसी ने किया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हाई सिक्योरिटी जोन में कोई व्यक्ति पहुंचकर ये काम कैसे कर गया, ये तमाम बड़े सवालात हैं। फिलहाल तो पोस्टर वहां नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई वहां पहुंचा था और किसी ने ये पोस्टर लगाए हैं क्या। अचल जी के पास मैं इस बात को लेकर चलता हूं। अचल साहब, जिस तरह अब देखिए डिप्लोमेसी जाहिर है उसका अपना एक तरीका होता है, उसका अपना एक मिजाज होता है, लेकिन पब्लिक प्रेशर जो सेंटिमेंट ऑफ नेशन है उस समय वो भी बहुत अहम होता है। अचल साहब, आपका मानना क्या है इसमें? इस समय डिप्लोमेसी को भी आगे बढ़ाना एक टफ टास्क है क्या? देखिए, मेरी समझ में इस समय हम 2 या 3 फ्रंट पे एक साथ काम कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी डेफिनेटली डायलॉग है, चाहे वो मिलिट्री चैनल से हो चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल से हो। साथ ही साथ हम अपनी प्रिपेयर्डनेस को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो हमारा जो एक ग्लोबल ओपिनियन जो है उसको अपनी फेवर में मोबिलाइज करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा काम वहां इसलिए आसान हो जाता है कि पिछले कुछ समय से चाइना को लेकर एक पहले से ही ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ था, चाहे वो बॉर्डर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाहे उसकी डेट ट्रैप पॉलिसी हो, चाहे उसका कोविड से रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे उसकी कोशिश ये रही कि कोविड के चलते हुए दुनिया भर की डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्वायर कर लिया जाए। ये सब के चलते हुए मुझे लगता है कि हमारा जो काम है और भी आसान हो गया है। अच्छा, अब एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप सबसे लूंगा मैं, और 12-15 सेकंड में प्लीज अपनी बात कर लीजिएगा क्योंकि अब वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है। आपसे ही शुरू करूंगा। अचल साहब, ये समझना चाहूंगा कि आज जब बात होगी रूस और हिंदुस्तान के बीच में, हिंदुस्तान क्या बोलेगा रूस से? देखिए, रूस मेरे हिसाब से इस समय बहुत ही बड़े टाइट स्पॉट में है। वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो चाइना और इंडिया के बीच में कोई भी एक तरफा डिसीजन ले सके। उसके चाइना के साथ अगर आप ट्रेड देखते हैं तो $108 बिलियन है, जो हमारे $8 बिलियन से 13 गुना ज्यादा है। लेकिन भारत
रशिया के लिए एक बहुत बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट की मार्केट है। तो मुझे लगता है आज से ज्यादा रशिया ने कभी भी अपने आप को टाइट स्पॉट पे नहीं देखा होगा। ऐसे में अगर रशिया न्यूट्रल स्टांस रखता है तो वो लगता है वो भी हमारे बाकी मेहमानों से भी बात करता सर, लेकिन वक्त नहीं है क्योंकि एक और अहम खबर आ गई है। आप सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण नजरिया इस महत्वपूर्ण विषय पर साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक अहम खबर आपको बता दूं, CWC की बैठक में भारत चीन विवाद पर चर्चा हुई है और सोनिया गांधी ने कहा है कि चीन के साथ LAC पर बड़ा संकट है। चीन के साथ LAC पर संकट को अंडरलाइन किया गया है और यह कहा गया है कि यह बहुत बड़ा संकट है। सुप्रिया इस बारे में हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। सुप्रिया, इसमें किन बातों के हवाले से ये कहा गया? ये बात ऐसी है जो पूरी दुनिया को पता है कि इस समय संकट है LAC पर। देखिए दिनेश, जो इस समय CWC की बैठक हो रही है उसके अंदर चाइना के मुद्दे के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन हो रही है, जिसमें कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि फुल फ्लेज वॉर जो है, एक तरह फुल फ्लेज क्राइसिस जिसे कहा जाए, वो जो है LAC के ऊपर उभर रहा है। और जो जितनी भी समस्याएं हैं, 3 समस्याओं का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था, कोरोना वायरस और अब जो ये इंडिया चाइना के बीच में क्राइसिस है, उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि ये तीनों समस्याओं के पीछे BJP की जो सरकार है उसकी गलत नीतियां हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो तनावपूर्वक है और कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के साथ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि सिचुएशन जो है दोनों देशों के बीच में रिजॉल्व हो जाए। जाहिर है विपक्ष का काम है ये कहना और विपक्ष ने ये किया भी और सोनिया गांधी ने इस बात को रेखांकित किया है। CWC की बैठक में ये बात कही गई है। सुप्रिया, आपका बहुत धन्यवाद ये अपडेट देने के लिए। कहा गया है कि कोविड का मामला हो या अर्थनीति का मामला हो इस समय या फिर LAC पर जो कुछ चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कोविड भारतीय जनता पार्टी की नीति से संबंधित मसला है? अर्थशास्त्र इस समय क्या जो इकोनॉमी चल रही है वो उसका लेना देना पूरी दुनिया में अभी आप देख रहे हैं इकोनॉमी स्लम्प की तरफ है, क्या इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, गलत नीतियों का सवाल है? और एक धोखेबाज पड़ोसी जिसने 1962 से लेकर आज तक हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, क्या वो वाकई कुछ ऐसा कर रहा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? ये बड़ा सवाल है, लेकिन विपक्ष ने उठाया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।